हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी गद्य से बिलोंग करते हैं, हिंदी लिटरेचर से, जिनकी क्लासेस बग हो रही थी। वो बार बार सर कहते कि हिंदी क्लास लेके आओ। तो ये सारे आपके जो मॉडल पेपर हैं, मैं आपको बैक टू बैक हर सब्जेक्ट के क्लासेस और मॉडल पेपर अपडेट कराता रहता हूँ। और उसके बाद में फिर आपको जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, मैं अलग से आपको बताने का भी प्रयास करता हूँ। जो इससे नहीं समझ में आता है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। जैसे भी आपको समझ में आए, मैं आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ये सारे प्रश्न अगर आप देख लेंगे तो 100% आपके पेपर में क्वेश्चंस फंसेंगे। तो जस्ट देर ना करें दोस्तों, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए क्लास की तरफ। आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टाइमिंग होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे हम बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं से जो हिंदी से बिलोंग करते हैं। हिंदी की जो प्रश्न पत्र होता है वो हिंदी गद्य है आपका। और बात करेंगे आज के मॉडल पेपर पे कि मॉडल पेपर में कुछ नए तरीके से हल किया जाएगा और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, किस तरीके से आपको विषय वस्तु को समझना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आज के मॉडल पेपर को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें आपका है टाइमिंग, आपको पता ही है। यहाँ पे एनआईपी का मतलब यह मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। उसके बाद फिर आपका आता है खंड आ। खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं करने हैं, सारे प्रश्न करने हैं। इसमें से आपको 50 शब्दों में कम से कम आपका जो आंसर होना चाहिए वो 50 शब्दों में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। पहले का फर्स्ट आता है, कहानी क्या है, कहानी किसे कहते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपके प्रश्न बनते हैं। कहानी का मूल सिद्धांत क्या है, कहानी को हम किस रूप से लिखते हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, बट कहानी की जो तुलना हो कहानी की परिभाषा के रूप में होनी चाहिए। जैसे कहानी के बारे में आपको लिखना है कि कहानी जीवन का एक खंड चित्र है जिसकी घटनाओं पाठकों को क्या करती है, अप्लावित तथा गदगद करती है। क्या करती है ये, अप्लवित या गदगद करती है। यानी कि बात करें तो कहानी एक हिसाब से आपको ये अपने आप में हास्य उत्पन्न करती है और ये क्या करती है, अपने आप को प्रफुल्लित करती है। तो कहानी का मतलब ये होता है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है कि कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है आपका इस मॉडल पेपर से। ये आपका पहला प्रश्न बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न भी अगर आप देखें तो पेपर में पूछा जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए सारे, तो आपको बिल्कुल सारे मिल देंगे। उसके बाद फिर आपका आता है, इसमें लिखेंगे आप लोग कहानी कला के प्रमुख तत्व। कहानी कला के प्रमुख 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका आता है कथा वस्तु, पहला आता है कथा वस्तु। दूसरा आपका आता है चरित्र चित्रण। उसका तीसरा आपका आता है कथोप कथन। क्या आता है? कथोप कथन। तो ये 3 हो गए आपके। चौथा आपका आता है देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण। उसके बाद में फिर आपका आता है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर आपका आता है भाषा शैली। भाषा शैली। उसके बाद फिर छठा नंबर आपका आता है उद्देश्य। उद्देश्य। तो ये 6 आपके होते हैं कहानी के कला के प्रमुख तत्व। ये 6 आपके होते हैं प्रमुख तत्व किसके? कहानी के। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, उपन्यास। उपन्यास के बारे में तीसरा आपका आता है उपन्यास। उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास शब्द का जो अर्थ है, यानी उप का अर्थ होता है समीप। समीप का मतलब होता है निकट। उप का मतलब होता है समीप। और न्यास का मतलब होता है थाती शब्द, यानी कि अर्थात थाती से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। यानी कि मनुष्य के उपन्यास का मतलब हो गया कि मनुष्य के सामने रखी हुई वस्तु। जैसे कोई पेन आपकी सामने रखी है तो वो वस्तु आपका क्या हो गया, ये उपन्यास के तौर पे आया था। तो ये कहा जाता है कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। साहित्य के संदर्भ में वह कीर्ति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही कहानी है, उपन्यास कहलाने योग्य हो। अंग्रेजी में इसे हम नोवेल शब्द से इसके लिए प्रयुक्त होता है। गुजराती में इसे नवल कथा, मराठी में इसे कादम्बरी और बंगला तथा हिंदी में इसे हम उपन्यास। इसी नॉवेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं उपन्यास। तो ये आपका होता है उपन्यास। अगर इसको उपन्यास को हम हिंदी इंग्लिश में बोले तो नॉवेल, गुजराती में बोलें तो आपको मैंने बता ही दिया कि नवल कथा, मराठी में कादम्बरी हो जाता है और बंगला और हिंदी में आपका साहित्य यानी उपन्यास होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका ये भी। अब उसके बाद में फिर आपका आता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं हम लोग। तो आप सब लोगों को पता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। वैसे तो आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म होता है, लेकिन मैं कंफर्म करा दूंगा और इसको आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि ये प्रश्न जो है वो हिंदी उपन्यास यानी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। ये लोग ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसी का भी कमेंट नहीं आता है। आप लोग ऐसा लगता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपको बहुत ही लाजवाब होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो हिंदी साहित्य में उपन्यास में सम्राट जो छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं वो फटाफट आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसे कहते हैं, यानी किसे कहते हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी को बोलते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी को बोलते हैं। तो आप लोग आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार कि ये किसे कहा जाता है। जो जिसको आता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर आपका आता है चौथा प्रश्न कि पांचवा प्रश्न कि हिंदी आलोचना का उद्भव कब हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हिंदी आलोचना का उद्भव माना जाता है कब। अब इसमें लिखेंगे कि आलोचना का व्युत्पन्न अर्थ है साम्यक निरीक्षण। आलोचना का व्युत्पन्न जो अर्थ होता है वो क्या होता है, साम्यक निरीक्षण। मानव की अनेक अन्य वृत्तियों तथा संवेदनाओं की भांति आलोचना की प्रवृत्ति भी चिरकाल से सिद्ध है, किंतु जीवन के व्यवहार क्षेत्र की तुलना में साहित्यिक क्षेत्र में इसका जो प्रवेश पर्याप्त विलंब से हुआ। इसका कारण स्पष्ट है कि पहले सृजनात्मक साहित्य अस्तित्व में आता है, उसके बाद में फिर आलोचनात्मक, फिर उसके बाद में क्या होता है, आलोचना के प्रेरणा अथवा आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी में क्या होता है, क्रिटिज्म, क्या कहते हैं, क्रिटिज्म के पर्याय रूप से प्रयुक्त है, जिसका तात्पर्य है निर्णय करना या मूल्यांकन करना। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या कीर्ति की सम्यक व्याख्या कर रहे होते हैं तो इसकी हम आलोचना करते हैं। उसका फिर आपका छठा प्रश्न आता है कि निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है। निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपको ढूंढ के जरूर बताना होगा, ये आप लोग को आंसर खुद बताना होगा दोस्तों। सभी को आता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं आता है। मैं ये भी बता दूंगा कि ये रोम के प्रसिद्ध लेखक हैं और ये दो आपको जो है यानी कि निबंध के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कौन है। तो ये प्रश्न का आंसर मैं आपको लास्ट में बता देंगे, लास्ट में बताएंगे अगली वीडियो में। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। फिर आपका प्रश्न आता है कि एकांकी का उद्भव। एकांकी का उद्भव कब माना जाता है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। हिंदी एकांकी का जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं, जिनमें
डॉक्टर सरनाम सिंह जी के अनुसार कहा गया है कि आधुनिक एकांकी का जो प्राचीन नाट्य परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं, यह मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही ना था। वहीं पे प्रोफेसर सदगुरु सर अवस्थी जी के अनुसार कहा गया है कि यह ना समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। तो ये आपका होता है एकांकी का उद्भव किस तरीके से माना गया है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। अब रिपोर्टाज में आपको लिखना होगा कि रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द क्या है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज क्या है, फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, जिसकी रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हर तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उन्हें भूल न सके, उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज का मतलब होता है रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट में केवल यथा तथ्य वर्णन होता है, रिपोर्टाज में तथ्यों को कलात्मक एवं भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। और इस रचना का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से मानी जाती है। तो ये होता है रिपोर्टाज। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्यंग्य के प्रमुख तत्व क्या है। व्यंग्य के प्रमुख तत्व क्या है। अब व्यंग्य में लिखना होगा आपको कि व्यंग्य के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है इसमें विसंगति, पहला आता है आपका विसंगति। दूसरा आपका आता है आलोचना। उसके बाद में फिर आपका तीसरा आता है बौद्धिकता। तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला विसंगति, दूसरा आलोचना और तीसरा बौद्धिकता। तो ये 3 आपके व्यंग्य के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, झांसी की रानी के उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। झांसी की रानी के लेखक कौन से हैं, तो आप लोग को ये आपका प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10वां प्रश्न है और सेक्शन ए का सबसे लास्ट प्रश्न है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। आपका आंसर होगा डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा। तो ये आपके झांसी की रानी के यानी कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है खंडवा। खंड आ से हमने सारे आपको प्रश्न बता दिया। खंड आ में आपको एक प्रश्न मैंने आपको बताया है जिसका आप लोगों को खुद आंसर देना होगा और आप लोगों को पता है। जो प्रश्न होता है आपका कि निबंध के जन्मदाता किसे कहते हैं, ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद आंसर देना होगा। उसमें खंड बा आता है, इसमें केवल 5 प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। दूसरा प्रश्न आपका आता है इसमें कि भारत में कमल फूलों की रक्षा के लिए संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपको, यानी कि भारत में कमल फूलों ... की रक्षा के लिए ये संदर्भ सहित व्याख्या लीजिए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। अब संदर्भ में लिखना होगा आपको, हेडिंग डालेंगे आप लोग संदर्भ में लिखना होगा आपको कि आलोच्य पंक्तियाँ श्रेष्ठ उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई से ली गई है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका फिर हेडिंग डालेंगे आप प्रसंग में लिखना है कि लेखक कहता है कि भारतवर्ष में कमल समृद्धि के साथ साथ क्रांति का भी प्रतीक है। संदर्भ का मतलब होता है दोस्तों कि कौन सा पाठ है और किसके द्वारा रचित है, यानी कि ये संदर्भ हो जाता है। इसकी मैंने पहली पंक्ति। प्रसंग का मतलब होता है कि लेखक के अनुसार किस बात पे हमें टिप्पणी करना होता है, तो ये हो जाता है प्रसंग। उसके बाद फिर आपको व्याख्या का मतलब होता है कि आपका जो सारांश है उसको व्याख्या करना।
इसमें लिखना है कि कमल के फूल में परागकण एवं केसर अदृश्य रूप से विद्यमान रहते हैं। यह कमल का पुष्प प्राचीन काल से ही स्तुति योग्य है। ज्ञान की देवी माँ भारती इसी पर आसीन है और यही कमल का पुष्प भारतवर्ष की प्रगति एवं क्रांति के प्रतीक के रूप में है। यदि भारतीय क्रांति करते हैं तो मानवीयता की रक्षा के निमित्त ही। और उसके बाद फिर आपका आता है इसका विशेष पॉइंट का मतलब होता है मतलब, यानी इसका निष्कर्ष। पहला आपका आता है इसमें कि कमल के पुष्प को ज्ञान एवं समृद्धि के रूप में दिखाया गया है। दूसरा, कमल का पुष्प लाल क्रांति के प्रतीक के रूप में भी बताया गया है। तो इसका जो मूल पॉइंट था, यानी कि विशेष रूप से पहला इसका जो निष्कर्ष है उसको यहाँ पे हमने बताया। अब उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है तीसरा कि हम नहीं समझते ... गाड़ी बन रहे हैं। इसको भी ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है तीसरा, हम नहीं समझते गाड़ी बन रहे हैं। इसमें लिखना होगा आपको, पहले लिखेंगे आप संदर्भ आपका आएगा, ये किससे आपका अवधृत है, इसके पाठ के लेखक कौन है, यानी कि जो आपका ये पंक्ति है, पंक्ति के लेखक कौन है, ये किस पंक्ति से उद्धृत है, ये होता है संदर्भ। संदर्भ में होता है कि व्याख्या पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के अनन्य नक्षत्र बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसे ली गई है। आपका फिर प्रसंग आता है, प्रसंग में लिखेंगे कि लेखक भारतीयों की काबिलियत पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है कि, उसका फिर व्याख्या होता है, व्याख्या में लिखेंगे आप लोग कि लेखक विचार करते हुए कहता है कि मैं आज तक यह नहीं जान पाया कि इन भारतीयों के अंतर्मन में लज्जा के भाव क्यों नहीं जागृत होते। जब इन भारतीयों के पूर्वजों के पास कुछ भी नहीं था तब वे घास फूस की कुटिया में बैठकर ग्रहों नक्षत्रों आदि की दिशा एवं गति का पूर्वानुमान लगा लिया करते थे। बाद में पश्चिमी देशों के लोग उसी के आधार पर नाना प्रकार के पुस्तकें तैयार किए, लेकिन आज हम लोग कर्महीनता के कारण कूड़ा फेंकने की गाड़ी के रूप में अपने आप को बनाए हुए हैं। तो ये जो आपका पॉइंट था, यानी कि हम नहीं समझते गाड़ी बन रहे हैं, ये आपका टॉपिक था भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लेखक के अनुसार। अब इसमें निष्कर्ष क्या आया है, निष्कर्ष में लिखेंगे आप लोग कि पहला आपका आता है कि इसमें पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों एवं उच्चादर्शों का यशोगान इन्होंने किया है, यानी कि किसने किया है, हरिश्चंद्र जी ने किया है। दूसरा नंबर, इसमें हरिश्चंद्र जी ने कहते हैं कि आज हम सभी लोग कर्महीनता के कारण कूड़ा ढोने वाले गाड़ी के समान है। जो कूड़ा ढोती हुई गाड़ी होती है उसके समान इन्होंने हम भारतीयों की तुलना किए हैं, यानी कि भारतीय हरिश्चंद्र। और ये बात सत्य है कि जब तक हम लोग अपने आप में जागृत नहीं हो रहे हैं, हम भारतीय लोग, तब तक ये ऐसे ही जो आ रहा है लिए लिखा हुआ है ये सही है, और ये कथन हम पूर्ण रूप से सत्य मानते हैं, क्योंकि हमको इस बात से जागृत होना है तो होना है। और ये बातें पढ़ने के बाद आप लोग जो आपके पेपर में तो लिखना ही लिखना है, और इसको अपने ध्यान में, यानी कि अपने मस्तिष्क के केंद्र में बिठा लीजिए कि हमें ये गाड़ी के समान, जो कचरा धोने वाली गाड़ी है उसके समान हमें नहीं बनना है। जो हमारे पूर्वज से उच्च आदर्श वाले पूर्वज थे उनके समान हमें बनना है। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका चौथा प्रश्न कि जिनकी आत्मा अपने ... साथ ना करना चाहिए, इसको ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये भी। इसमें आप लोग संदर्भ लिखेंगे कि आलोच्य पंक्तियाँ, ये आपका मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के साथ, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं इसके लेखक, और ये पाठ का नाम मित्रता है। इसमें प्रसंग आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि जिन व्यक्तियों की आत्मा सदैव विषय वासनाओं निमग्न रहती है एवं जिनका मन सदैव निष्कृष्ट कर्मों में ही लगा रहता है एवं बुरे विचारों आबद्ध से वे नित्य प्रति
पतोन्मुखता की ओर ही अग्रसर होते रहते हैं। ऐसे लोग संसार में दया के पात्र नहीं हैं। ये ऐसे लोग क्या होते हैं? दया के पात्र होते हैं। नहीं के मतलब नहीं, दया के पात्र होते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, चाहे वे घर परिवार जान पहचान के ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे चरित्र एवं व्यक्तित्व के लोगों को पथभ्रष्ट कर सकते हैं। संसार में व्यक्ति को केवल ऐसे व्यक्तियों को सान्निध्य प्राप्त करना चाहिए जो उच्च यानी कि उच्च आदर्शों वाले हों। तो इसी में आपका प्रसंग था और इसी में आपका व्याख्या था। तो प्रसंग और व्याख्या का मतलब एक ही था, है कि जो मित्रता की भावनाओं को रखता है, यानी कि जिसे आत्मा के समान उन्होंने प्रकट किया है, उसको इन्होंने किस तरीके से अपने सहज भाव से बताया है। इसमें उन्होंने निष्कर्ष बताया है। निष्कर्ष में लिखेंगे आप लोग कि इसमें यह दर्शाया गया है कि हमें इंद्रियों को लोलुपता में फंसे लोगों के साथ नहीं देना चाहिए। फंसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। दूसरा, लेखक कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने के अनुसार कहते हैं कि जिन मनुष्यों का अंतरात्मा विषय वासनाओं से में निगमन रहती है एवं उनके मन में बुरे विचार ही भरे हुए हैं, ऐसे लोग का पतन के मार्ग की ओर उन्मुख है। तो ये आपका आता है चौथा प्रश्न, यानी कि जिनकी आत्मा अपने साथ ना करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, और ये बार बार आपके पेपर में आपके टॉपिक से पूछे जाते हैं पेपर में। उसके बाद फिर आपका पांचवा प्रश्न आता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखेंगे आप लोग कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों के उद्देश्य के बारे में स्वयं लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में इन प्रकांड घटनाओं के यानी कि दिग्दर्शन की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्या प्रधान नाटक है। इसमें प्रधान रूप से गुप्तकालीन भारतीय नारी की समस्याओं का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्याधिकार और विदेशी आक्रमणों की समस्या का चित्रण भी प्रसाद जी ने अपने इस नाटक में किया है। विवाह, मोक्ष अथवा तलाक की समस्याएं जिनमें गिरकर नारी मारी फिरती हैं, और प्रसाद जी ने इसे उठाकर नारियों को पुरुष के अत्याचारपूर्ण चंगुल से मुक्त कराने का सशक्त प्रयास किया है। प्रसाद जी ने सबसे बड़ी विशेषता और सफलता यह रही कि वे जिन जिन समस्याओं को प्रस्तुत नाटक में उठाते हैं और उसका ठोस एवं संतोषजनक हल भी प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में जिन नारी समस्याओं का उद्देश्य बनाकर चित्रित किया है, उसमें वे पूर्णतः भी सफल हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी समस्या संबंधित जो बिंदु विचारणीय हैं वे निम्नांकित हैं। कौन कौन से हैं? पहला, उन्होंने लिखा है कि क्या नारी प्रकृति अधिकारहीन हुआ करती हैं? दूसरा, क्या नारी पुरुष के प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए सर्वथा विवश हैं? तीसरा, कि क्या नारी पशु संपत्ति है जिस पर पुरुष मनमाना अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र हैं? चौथा फिर आता है आपका कि क्या नारी उपहार में दी जाने वाली वस्तु है जिसे इसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान किया जा सके? फिर पांचवा आता है कि क्या किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति उपस्थिति हो जाने पर नारी विवाह विच्छेद कर सकती है? फिर छठा आता है कि क्या विवाह का आधार पूर्ण रूप से विवाह पद्धति है अथवा उसकी और कोई भी आधार होता है? तो ये उनके पॉइंट्स थे। उसका फिर आपका आता है छठा प्रश्न कि समानांतर कहानी की विशेषताएं बताइए। इसमें लिखना होगा आपको 1971 ईस्वी में के आसपास कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानियों के समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन माना जाता है। समानांतर में उनका तात्पर्य कहानी को आम आदमी के जीवन के परिस्थितियों एवं समस्याओं के समानांतर प्रतिष्ठित करने का है। इसलिए उन्होंने कहानी के क्षेत्र में समाज और जीवन के व्यापक रूप में ग्रहण करते हुए उसकी विभिन्न स्थितियों, विषमताओं एवं विद्रुपताओं की अंकित करने का लक्ष्य घोषित किया, और इस तरह आंदोलन की कहानियों में
निम्न वर्गीय समाज के विभिन्न स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का अंकन बारीकी से हुआ। यह पुरुष और नारी संबंधों का चित्रण एवं भोगों के नियंत्रण में सफल रही है। और इस कहानी आंदोलन का प्रचार सारिका पत्रिका, यानी कि उनकी जो सारिका पत्रिका है, किसके द्वारा? कमलेश्वर जी के द्वारा पत्रिका के माध्यम से हुआ है, जिसका लगभग 10 अंक प्रकाशित हुआ है। और इस कहानियों में समय, समाज, राजनीति की चिंताओं, तनाव, सृजनशीलता में सीधा रिश्ता कायम किया है। आपातकाल में सेक्स हिंसा, विचारधाराओं की दिशाहीनता, भ्रष्टाचार, मानवद्रोही राजनीति सभी का चित्रण है। और इस धारा ने मनुष्य की हालात को परिभाषित कर ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारी अवमूल्यन एवं निराशा को जन्म दिया है। व्यक्ति यातना एवं क्षोभ में पिसता दिखाई दिया और इन लेखकों एवं सीधा रिश्ता कायम किया है। इसकी कहानियाँ एवं राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता पर तेज टिप्पणियाँ हैं, जैसे व्यंग्य, वकोक्तियाँ, खीज, आक्रोश, गुस्सा एवं विद्रोह की मुद्राएं, वर्ण, मानवीय सार्थकता के सभी सरोकार सक्रिय हैं। लेखकों ने अपनी गहरी सामाजिक संस्कृतता, यानी कि इन्होंने क्या है, सांस्कृतिक जागरूकता का एहसास किया है। लोकतंत्र की भीतरी खोखलापन, कांग्रेस, समाजवाद का ढोंग और छल, पूंजीपतियों से साठगांठ का चरित्रहीनता, जनता का भयंकर शोषण, श्रम का परायापन और आत्मनिर्वासन आदि की प्रमुख विशेषताएं की हैं इन्होंने। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 7वां नंबर कि प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसमें लिखना होगा आपको कि प्रेमचंद के सभी कहानियों एक से बढ़कर एक हैं। उनकी कहानियों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है इसमें कि कहानी संपूर्ण जीवन के नहीं वरन उनकी एक घटना या एक अंग का मनोभाव प्रस्तुत करती है। दूसरा आता है यह एक विशेष समस्या को लेकर चलती है। तीसरा, कहानी अपने आप पूर्ण होती हैं। चौथा, इनकी कहानियाँ में यथार्थ विदिता रहती है। पांचवा, पाठक अंत तक पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। और छठवां, इनकी कहानी में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग तीनों वर्णों का वर्णन मिलता है आपको। सातवां, अधिकतर कहानियों में हम अपने आसपास घटते देख सकते हैं। आठवां, इनकी कहानियाँ आकाश की नहीं वरन जमीनी लोगों की कहानियों होती हैं, जिनके पास दैनिक जीवन यापन के संपूर्ण साधन हैं, जैसे कफन के माधो और घिसू, पूस की रात का हल्कू के झोबरे कुत्ते के पास सोकर सर्दी कम करना चाहता है। यह सब ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम सोचकर महसूस नहीं कर सकते। 9वां नंबर आता है कि इनकी कहानियों में शोषित वर्ग के प्रति करारा व्यंग्य किया जाता है। और उसका फिर 10वां नंबर आता है। 10वां नंबर आपका आता है कि सच्चाई एवं ईमानदारी भी इनकी कहानियों की ताकत है, जैसे नमक का दरोगा इत्यादि। ये इनकी सच्चाई एवं ईमानदारियों की कहानी की ताकत है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो मुख्य विशेषताएं हैं कहानियों के, वो कुछ इस प्रकार से हैं। यानी कि अगर ये चीज़ें अगर नहीं है तो भी आपको करना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे तो ये आपके जीवन का एक सक्रिय पॉइंट हो जाता है। और इससे अगर आप लोगों की देखा जाए तो एक जीवन की मुख्य रूप से जीवन लीला भी है। अगर भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से जीवन लीला भी है। अगर ये कहानी का मूल स्वरूप देखा जाए तो ये मिलती जुलती हुई कहानी लगती है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी के सारे प्रश्न हमने आपको क्लियर किया। उसके अंदर आपका था खंडसा। इसमें से केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका पहला प्रश्न आता है 8वां नंबर कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त नहीं हुआ, यानी उद्भव कब हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। तो ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न आपका आता है कि हिंदी एकांकी पूर्ण रूप से एक नई विधा है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि एकांकी जो है वो एक नई विधा के रूप में उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से आपको इसको स्पष्ट करना है। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि समकालीन कहानी की
मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उसका 10वां नंबर आता है पर्दा कहानी का कथासार लिखिए। तो ये आपका 4 प्रश्न थे सेक्शन सी के। सेक्शन सी में आपके 4 प्रश्न हैं जो आपको मैं अलग से वीडियो में 2-2 प्रश्न करके आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और अच्छे से आप लोग पेपर में लिखने में भी आसानी हो और आपका मेथड जो लेखन मेथड होता है वो क्लियर हो जाता है। अगर मैं आपको जो वीडियो अलग से बना के बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, उससे आपका लेखन मेथड बिल्कुल पूर्ण रूप से सुधर जाता है। तो इससे कि आपको थोड़ा समझ में भी आता है। और चैनल का नाम हमारे ये चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे। क्योंकि क्लास बक करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि क्लास आपको बार बार मिलती रहती है और अच्छे से आपको पढ़ाने का भी प्रयास किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप लिंक के द्वारा ग्रुप वाइज पढ़ाई करना है तो उसका भी आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जैसे भी आपको पढ़ने की इच्छा है पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।